नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास पेशकश में। एक तरफ आतंक को लेकर बड़ी बड़ी बातें अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ से पाकिस्तान को बार बार फंडिंग, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में लंच, एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कसम, तो दूसरी तरफ आतंकवाद के पैरोकारों के साथ जश्न। यह आतंकवाद पर दोहरा रवैया है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का। और यह बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा। ये जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो संस्था है, इन्होंने पाकिस्तान को फिर से कर्ज की एक नई किस्त जारी कर दी है। लेकिन पाकिस्तान से कोई यह पूछने वाला नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, आतंकवाद से लड़ने में और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में इन पैसों का क्या इस्तेमाल किया है। 26 बार से ज्यादा आईएमएफ के लोन, लेकिन हिसाब किताब के नाम पर पूरी दुनिया में सन्नाटा, और यहां तक कि अमेरिका में भी सन्नाटा और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर ताला। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्या यह आतंकवाद को खुला समर्थन नहीं है? क्या यह आतंकवाद का साथ नहीं है? क्या यह आतंकवाद को पालने और पोसने का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हो गए? मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, मैं खुलकर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। संवैधानिक पद पर एक आतंकी को बिठा दिया गया जिसका नाम मुल्ला मुनीर है, और अब वो सबसे पावरफुल बन गया पाकिस्तान के संविधान में अमेंडमेंट करके। और उसके बाद आईएमएफ से फंड। सवाल अमेरिका पर इसलिए है, आप कहेंगे कि भाई फंड तो आईएमएफ ने दिया, इसमें अमेरिका का क्या? आईएमएफ में भारत की हिस्सेदारी करीब 2.5 से 3% की है। अमेरिका की हिस्सेदारी 16-17% की है। अमेरिका के इशारे के बगैर एक पत्ता आईएमएफ में नहीं हिल सकता है। अमेरिका की शह पर एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा बहुत गंभीर आरोप और बहुत गंभीर मुद्दा भी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे एक इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ होंगे। आतंकवाद की फसल बोने वाले, आर्मी के कंट्रोल में जकड़े और सिर्फ हिंसा की जुबान समझने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से कटोरे में बहुत बड़ी खैरात मिल गई है। भीख मांगने में उस्ताद पाकिस्तान को एक बार फिर आईएमएफ ने मदद के नाम पर खैरात दे ही दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग $1.2 बिलियन की नई मदद का ऐलान कर दिया है। भारतीय करेंसी में अगर इस रकम का अनुमान लगाया जाए तो यह 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है। और किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो कंगाल के कगार पर खड़ा हो, जो कंगाल हो चुका, उसके लिए मदद बड़ी मदद है। डूबते के लिए तिनके का सहारा। आतंक का आका पाकिस्तान गंभीर बाढ़, बढ़ती महंगाई, बढ़ते आतंकी हमले, लगातार राजकोषीय दबाव के बीच अपनी व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। खाने की किल्लत है, भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है मुल्क। आईएमएफ का कहना है कि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को मदद दी गई है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो कुछ और है दोस्तों। पिछले महीने पाकिस्तान को लेकर आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान में बढ़ते भ्रष्टाचार को विस्तारपूर्वक बताया गया था। और पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद किसी से छिपा नहीं है। अब तक 26 बार आईएमएफ से जो पैसे पाकिस्तान ने लिए उसे कहां खर्च किए, इसकी डिटेल भी पाकिस्तान ने आज तक किसी को नहीं दी। और वो कर्ज चुकाएगा कैसे, यह भी किसी को पता नहीं है, ना आईएमएफ को, ना उसके आका, उसके पापा अमेरिका को। और ऐसे में आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को मिल रही यह मदद कई सवाल खड़े करती है। क्या आईएमएफ अपनी ही रिपोर्ट को भूल गया है?
या वो अमेरिका के दबाव में आकर पाकिस्तान आतंकिस्तान को फंड कर रहा है। पाकिस्तान को एक के बाद एक आईएमएफ की ओर से मदद मिल रही है बेरोक टोक। क्या आतंकिस्तान आईएमएफ से मिले पैसों को जनहित में खर्च कर रहा है? नहीं, वो आतंकियों को एड दे रहा है। 300 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देने की बात कही थी उसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये पैसे कहां से आए? ये पैसे आईएमएफ के थे। इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद और आतंकियों के गोले बारूद और पाकिस्तानी सेना के बजट में बढ़ोतरी के लिए कर रहा है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी की है। मौजूदा वित्त वर्ष में उसका रक्षा बजट 428 अरब रुपए बढ़ा। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए पहुंच गया है। आईएमएफ से पैसा और इजाफा रक्षा बजट में। आईएमएफ इसलिए पाकिस्तान को लोन दे रहा है। क्या ये आईएमएफ वाले देख रहे हैं? यानी पाकिस्तान भले ही आईएमएफ से जनहित के नाम पर पैसे ले रहा हो, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ले रहा हो, अपनी बैकबोन को सुदृढ़ करने के लिए ले रहा हो, लेकिन ये पैसे सेना और आतंकियों पर खर्च करने के लिए किए जा रहे हैं इस्तेमाल। और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी आईएमएफ की आंख नहीं खुलती है। ऐसे में सवाल उठता है, आतंक क्या का पाकिस्तान को फंड कौन कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर आईएमएफ बार बार अपना खजाना पाकिस्तान के लिए खोल रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एशिया की शांति को भंग करना चाहते हैं? क्या अमेरिका एशिया में एक और युद्ध चाहता है? क्या अमेरिका आतंकवाद को फंड नहीं कर रहा है? आईएमएफ से मिले रुपयों को आतंकी और पाक सेना अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पाकिस्तानी सेना खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में भी जमकर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है। केपी में तो अपने लोगों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, औरतों को अगवा किया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस साल आतंकवादी गतिविधियों के चलते जनवरी से नवंबर तक पाकिस्तान में 3187 लोगों की मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि इनमें 96% मौतें सिर्फ दो प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई है। दोनों राज्यों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। यानी पाक आर्मी जिन इलाकों को निशाना बना रही है, उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मौतें हो रही है। इससे साफ है कि जिसके लिए वो मदद मिली, वो रुपए बिल्कुल वहां खर्च नहीं हो रहे। मुझे आईएमएफ के लोग बता दें कि 25 जो किस्तें दी गई पाकिस्तान को, उसमें पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्री लगाए गए? क्या बना पाकिस्तान में? कौन सी फैक्ट्री लगाई गई? लेकिन फिर भी आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार मदद देता रहा। पूरी दुनिया जानती है कि आईएमएफ पर अमेरिका का कंट्रोल है। ऐसे में एक आतंकी देश को एक के बाद एक मिल रही मदद ट्रंप को कटघरे में खड़ा करती है। वही ट्रंप जो दुनिया में शांति की बात करते हैं, नोबेल पीस प्राइज लेने की चाहत रखते हैं, वो एक आतंकी की मदद कर रहे हैं, एक आतंकी देश की मदद कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हथियारों पर खर्च करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, आतंकियों की पौध उगाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। ऐसे में आईएमएफ से मिली मदद कैश की कमी से जूझ रहे इस देश को अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापस नहीं लाएगी। यह आतंकवाद के पौध को और मजबूत करेगी। आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी के बाद यह फंड अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान को जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन दुनिया जानती है कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करेगा। आतंकियों को मदद करने और सेना के ऐशो आराम के लिए पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि अमेरिका जैसा मुल्क, जो खुद मुख्तार मुल्क है, जो इस दुनिया का खुद को बादशाह कहता है, लोकतंत्र का रक्षक बताता है, वो आज लोकतंत्र का भक्षक बना हुआ है और खुलेआम आतंक को फंडिंग करता हुआ दिख रहा है, होता हुआ देख रहा है। इसी पैनल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सीए डॉक्टर रमन चुग जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अभिषेक खरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव। और हमारे साथ इरशाद अहमद जुड़ रहे हैं, नेता पीएमएलएन, पाकिस्तान से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है।
मेरा पहला सवाल और सबसे सीधा सवाल, दर्शकों का भी वेलकम करते हैं, पहला और सीधा सवाल आरजू काजमी जी से है। आईएमएफ के इस लोन का होता क्या है पाकिस्तान में? ये 27वीं किश्त है, 26 लोन ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। कितने इंडस्ट्री लगे, एजुकेशन पर कितना खर्च हुआ, क्या इसका कोई लेखा जोखा है पाकिस्तान में? आरजू काजमी जी। देखें, ये डिटेल्स जो हैं वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होंगी कि जो आईएमएफ के पास हम 26 बार जा चुके हैं। और उसके बाद जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, चाहे वो इमरान खान की हो चाहे नवाज शरीफ साहब की हो, वो आके सबसे पहली बात यही करते हैं कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था हमने कशकोल तोड़ दिया है, और उसके बाद मेरे ख्याल है उससे बड़ा कशकोल लेकर वो आ गए। इमरान खान ने कहा था हम खुदकुशी कर लेंगे लेकिन हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी आईएमएफ के पास गए। अगर जो कहकर यानी जो प्रोजेक्ट्स बताकर ये पैसा लिया जाता है, अगर उसमें आधा भी ये काम किया गया होता तो यकीनन आज यहाँ पर बहुत से नई यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी होती। यहाँ पर वाटर शॉर्टेज है तो उसके लिए डैम के ऊपर काम किया गया होता, और कई दूसरी चीज़ें जिस पे हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे पैनलिस्ट भी आते हैं, कई ऐसे एनालिस्ट भी आते हैं सीनियर, जो कहते हैं कि ये पैसा जहाँ से आता है घूम फिर कर वहीं वापस चला जाता है। यानी ये पैसा वापस अमेरिका पहुंच जाता है, वहां पर हमारे जो वो लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा पहुंचता है, जो पावरफुल है, वो कहीं आप जानते ही हैं, कहीं प्लॉट ले लेते हैं, कहीं अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, कहीं अपने बच्चों की फीस अदा कर देते हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। तो ये पैसा हरगिज पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर खर्च नहीं होता। हो सकता है 10% या 5% दिखाने के लिए कुछ कर देते हो, लेकिन बाकी सारा पैसा कहाँ जाता है सभी जानते हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसा ना किया गया होता तो हम ना जा रहे होते बार बार आईएमएफ के दर पे, जो हमारी इस वक्त हालत हुई हुई है कि अगर आईएमएफ हमें 1 बिलियन या 2 बिलियन जो भी देना होता है, अगर वो किसी वक्त रोक दे या डिले कर दे तो हम फौरन कहते हैं कि ये तो भारत करवा रहा है, भारत नहीं चाहता कि हमें पैसा मिले। और अगर हम किसी से ये कहें कि भाई बार बार आप क्यों जाते हैं इस तरह पैसा मांगने, तो वो कहते हैं जी आईएमएफ का और काम किया है, उसका तो यही काम है कि आईएमएफ पैसा देता है। हमारे यहाँ तो इस किस्म की बातें करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो जाहिर है कि जब तक सही पॉलिसीज नहीं बनेंगी, अगर कोई पैसा आता है उसको सही जगह पर जिसके लिए लिया जा रहा है वहां लगाने के बजाय अगर लोग अपने ही खर्चे पूरे कर लेंगे उससे, तो पाकिस्तान की यही हालत रहेगी। फिर उसमें टेररिज्म भी बढ़ेगी, उसमें क्राइम रेट भी बढ़ेगा, और हर तरह की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को फेस करनी होंगी। रियल इशू को फोकस नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, इसके बावजूद बार बार आईएमएफ से लोन मिल रहा है। मैं इरशाद अहमद जी से जवाब चाहूंगा। आप तो, इरशाद अहमद जी, आप तो वहां के शासकों में से एक हैं, आपकी पार्टी वहां पर शासन में, और आज की तारीख में आईएमएफ से आपने, आईएमएफ को कितनी बार बताया कि आपने कहां पैसा खर्च किया, आपने कितने उद्योग लगाए, आपने क्या फैक्ट्रियां लगाई, आपने कहां कहां से निवेश लिया, लेकिन फिर भी आपको आईएमएफ से पैसा मिलता है। मैं आपसे आपसे ज्यादा नाराज, ट्रंप की नीतियों से ज्यादा नाराज हूं। बहुत शुक्रिया। क्या विवेक, क्या आपको लगता ही नहीं कि आप अजीब अजीब बातें बोल रही हैं? आप, अगर हमने लोन लिया है तो हमने अपनी अपनी ताकत की बिना पे अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, अपने अपने से 100 गुना दुश्मन को मारने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं। देखिए, आप लोन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि ये लोन आप अगर बाज आ जाएं तो ये आपके हिंदुस्तान पे भी हम खर्च करें और बहुत सारी रोशनी फैलाएं पूरे खित्ते में। देखें, हमें ये पैसा, हथियार खरीदते हैं किसके लिए? अपने से बड़े दुश्मन को मारने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं, आपके साथ क्या किया हमने? देखिए, इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं आप कि आप हथियार खरीदें। मुझे बोलने दीजिए। इरशाद भाई, मैं बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट पूछ रहा हूं, इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं आप कि हथियार खरीदें आप? नहीं, देखिए सुने ना, मैं पूरी बात करने, बारूद खरीदें, हथियार गोली खरीदें, बंदूकें खरीदें, इसलिए आईएमएफ से पैसा लेते हैं। और ये आईएमएफ वालों को सुनना चाहिए जो बात आप कह रहे हैं। देखिए अभी पाकिस्तान के सीनियर लीडर क्या कह रहे हैं टीवी पर बैठकर कि वो आईएमएफ से पैसा इसलिए लेते हैं ताकि वो भारत पर हमला कर सके, कायम रखने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए, अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, आईएमएफ से लोन लेते हैं देने के लिए। हम तमाम तर खर्चे अपने मुल्क पे, अपनी कौम पे, अपने दुश्मन को मारने पे करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, अगर मैं आपको अर्ज कर रहा था, लेकिन आप क्योंकि दुश्मनी की तरफ आ जाते हैं हमेशा, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि काश आप अपनी दहशतगर्दाना सोच से और दहशतगर्दी से बाज आ जाएं, ना आपको लोन लेना पड़े, ना पाकिस्तान को लोन लेना पड़े। देखिए, हमारे से ज्यादा मकरूज आप हैं आईएमएफ के। जरा हिसाब लगाइएगा कितना देना है आपने कर्ज और कितना कर्ज लेते हैं हर दफा आप अपने बजट से पहले। आप ये याद रखिए, आज 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 अपने फिगर दुरुस्त कीजिएगा कि हिंदुस्तान मकरूज ज्यादा है कि पाकिस्तान मकरूज ज्यादा है। आपने आईएमएफ से, पाकिस्तान
पाकिस्तान छोटा होने के बावजूद क्यों आपके सर पे सवार है, क्यों पाकिस्तान के बारे में आप सोचते हैं? हाँ। देखिए, मैंने लोन लिया, मैंने अपने मुल्क के लिए लिया। काहे की प्रॉब्लम आपको आ रही है कि हमने क्यों ले लिया और आपको एक 26वीं बार ब्रेकिंग ले न्यूज लिया, देता हूं, सुनिए 27वीं बार ले लिया। इरशाद अहमद जी, मैं आपको देखिए लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, आराम से बात करते हैं, मेरी बात सुनिए प्लीज। मकरूज सुनिए आप मेरी हैं बात। या हम हैं ज्यादा? बस अरे सुनिए मेरी बात, आप ये पूछ लीजिए। आपने आईएमएफ से कितना लोन लिया? आपने लिया 1.2 बिलियन डॉलर, आपको जो मिला है। सुनिए मेरी बात, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होता है लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन इंडियन करेंसी। सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो भारत के दौरे पर आज प्रधानमंत्री से मुलाकात किए। उन्होंने कहा है माइक्रोसॉफ्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 10,000 करोड़ कहां है और 1.5 लाख करोड़ रुपए कहां है? वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करके गए हैं। मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये आपने जो आतंक की ढपली बजाई है पिछले 1947 से 80 सालों से, मिला क्या आपको? सिर्फ आईएमएफ के भरोसे बैठे रह गए आप लोग। कौन सी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट ने तो बोरिया बिस्तर समेट लिया आपके यहां से। कौन सी कंपनी आपके यहां आकर निवेश करने के लिए तैयार है? बताइए। आपने आईएमएफ के 26-27 लोन की किस्तों में से क्या किया पाकिस्तान में टेररिज्म के अलावा? एक जवाब दे दीजिए आप, एक कंपनी का नाम बता दीजिए आप। सिर्फ आपने पूछा कि पाकिस्तान को क्या मिला। पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक टाइगर बन के उभरा। क्यों उभरा? कि उसने अपने मुल्क को मजबूत किया। पाकिस्तान एक, मैं आपको बार बार एक कहता हूं कि हम महाजरीन बन के आए थे। एक लुटा पुटा पाकिस्तान हमें मिला था, जिस हालत में मिला था। आज देखिए पाकिस्तान कहां खड़ा है और हिंदुस्तान कहां खड़ा है। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक पाकिस्तान को विजिट कर रहे हैं, पाकिस्तान के गले में हाथ डालते हैं। अभी ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी की है कि पाकिस्तान नहीं जाना है अपने उनके नागरिकों को। मुझे बोलने दें पूरा। आपकी बातों को काउंटर करना जरूरी है सर। ब्रिटेन ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने नागरिकों की वो पाकिस्तान ना जाए। उठा के पढ़ लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान देखिए कहां है। आपके बाद 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। आपकी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी को आप कंपेयर करके देख लीजिए, बांग्लादेश कहां है और आपकी इकोनॉमी कहां है। आपको मैं कह रहा हूं, इकोनॉमी को छोड़िए, आप बताइए कि इस वक्त और जहां तक मजबूत मुल्क कौन सा है दुनिया में? टाइगर है। कौन से मुल्क का लेकिन नाम लिया जा रहा है पूरी दुनिया में? लेकिन कौन से मुल्क के लिए अमेरिकी सर्कस के टाइगर हैं हाजिर है बिजनेस करने के लिए? भाई साहब मैं कह रहा हूं टाइगर हैं। आप मानते क्यों नहीं मेरी बात को? आप टाइगर हैं लेकिन अमेरिकी सर्कस के टाइगर हैं, चाबुक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में। ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है। आप बिल्ली बने हैं पूरी दुनिया। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ है। हमने बात नहीं की है डोनाल्ड ट्रंप से पूरी दुनिया के लिए। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकियों को फंड क्यों कर रहे हैं? आईएमएफ टेररिज्म के लिए पैसा क्यों दे रहा है? आप छुपे या नहीं छुपे दुनिया से? मैं सीधा या नहीं डरे पाकिस्तान से? मैं सीधा आर्मी चीफ मुनीर से डरे या नहीं डरे? अरे भाई साहब पहले बांग्लादेश से कंपेयर कर लीजिए। इंडिया बहुत अभी आगे आपसे। आप टेंशन मत लीजिए। सुनिए मेरी बात, बांग्लादेश आपने सुनिए मेरी बात। अगर आप बातचीत करेंगे तो आज की तारीख में भी भारत इतनी ताकत रखता है कि आपकी इकोनॉमी को हैंडल कर सकता है। अगर आप आतंक छोड़कर बातचीत के रास्ते पर आए, भारत इतनी कुवत रखता है, भारत इतनी ताकत, इतनी कैपेसिटी रखता है, इतना टैलेंट है भारत के पास। बात सुनिए मेरी इरशाद भाई, सारे पैनलिस्ट को लीजिए स्क्रीन पे प्लीज। थैंक यू। आ जाइए, आतंक से बाहर निकलिए, देखिए कितना मजा आएगा आपको। हाँ। देखिए आपके लोग कितने यही जुमला आईने के सामने खड़े होकर रोज 10 बार पढ़िए, हो जाएंगे लोग। देखिए मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूं आपके लिए। आपने हमसे ज्यादा, ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन, IMF को पैसा वापस करना है। अरे भाई साहब प्रिस्क्रिप्शन, ये देखिए मैंने ये डॉक्टरी पर्चा लिख दिया। देखिए इरशाद भाई डॉक्टरी पर्चा लिख दिया। रोज यही जुमला 10 बार स्क्रीन के सामने बैठ खड़े होकर मिरर के सामने पढ़ना है कि आतंकी रास्ता छोड़ें, बातचीत के रास्ते पर आए। सिवाज सर के पास जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की क्या मजबूरी है सिवाज सर? आईएमएफ का लोन बार बार कैसे मिल जा रहा है? देखो विवेक, क्या डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को फंड नहीं कर रहे? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं सर। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की हालात खराब है। और डोनाल्ड ट्रंप जो आपने बोला कि क्यों फंड कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद को कितना पैसा दिया जाता है पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि उसको वही आतंकवाद की फिक्र है जो कि अमेरिका के मेनलैंड पे हिट कर सकता है, जैसे कि इस्लामिक स्टेट खोरासान या अल-कायदा। जब वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की बात आती है तो उनको पता है उनका निशाना भारत ही है। तो ये सच्चाई है। जब उनको पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद देश है, पाकिस्तान जो भी पैसा मिलता है IMF से वो उसका 30% पैसा टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बावजूद भी वो बार बार IMF से लोन दिला रहा है, क्योंकि
उसकी जो चाबी है आईएमएफ की वो अमेरिका के पास है। वो 18 से 20% उसको देता है, जो अमेरिका बोलेगा वो करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको ग्रे लिस्ट पे निकाला, निकालने लायक तो था नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में अभी भी पाकिस्तान करता है। वो किस लिए निकाला? क्योंकि अमेरिका का होल्ड है एफएटीएफ में भी, वो भी इसलिए छोटा। सच्चाई ये है, पाकिस्तान को 26 बार आपने अच्छा बताया था लोन ले चुका है। 1958 में सबसे पहले ये आईएमएफ के पास गए थे। अब ये इनकी हालात देखें, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इनके पास जो डेट है वो 150 बिलियन डॉलर के करीब करीब हो गया है। इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो 14 बिलियन डॉलर है, किसी जमाने में 3 बिलियन डॉलर रह गया था। अब ये कहते हैं कि जो हमें लोन मिलेगा ये 1.2 बिलियन डॉलर, हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन कम होगा और हम जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पैसा तो है फिर या लोन तो कैसे मिल टेररिज्म जाता है जाता बार है बार? या पाकिस्तान की फौज में चला जाता है। हम तो यहाँ एक पाकिस्तान बार, हमारा तो एक बार लोन डिफॉल्ट हो जाए, दूसरी बार से बैंक लोन देना बंद कर दे तो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां, कोई सिविल नाम की कंपनी आ जाती है और वो उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ तो इंसानों का बुरा हाल है। इनको कैसे मिल जा रहा बार बार जब ये टारगेट ही अचीव नहीं कर रहे हैं? तो ये तो ठीक सीधी सी बात है ना, डोनाल्ड ट्रंप फंड करवा रहे हैं। बिल्कुल। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जब भी आप आईएमएफ का ये, जैसे इनको 7 बिलियन डॉलर का जो ईएफएफ है, एक्सटेंडेड जो पैसा मिला था फंड, ये इसको इन्होंने स्टेप बाय स्टेप देना है। इन्होंने दिखाना है कि हमने क्या एक्शन लिए, क्या इन्होंने अपनी इकोनॉमी का खोला, क्या प्राइवेटाइजेशन की, क्या इन्होंने फौजी फाउंडेशन जो कि पैरेलल इकोनॉमी चलाती है पाकिस्तान की फौज, जो कि 180 बिलियन डॉलर का उनका बजट है, वो टैक्स के दायरे में आई। ऐसा तो कुछ नहीं है। होता क्या है पाकिस्तान में देखें, ये कहते हैं, एक और कहावत पाकिस्तान में कहता है, हम आईएमएफ से लोन लेते हैं पिछला लोन चुकाने के लिए, या जो चीन से इनको बहुत ज्यादा लोन लिया उसको देने के लिए। होता क्या है कि इनका जो अभी फॉरेन रिजर्व तो घट ही गया, इनका जो रुपये है वो 2 साल में 84% गिर गया, अभी 280 रुपए पर डॉलर के मुकाबले। इंपोर्ट्स इनके बढ़ते जाने हैं, एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ठप है, उनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब है, मेन इशू यही है। तो ये आईएमएफ के लोन से ही जिंदा है पाकिस्तान। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है? सिवाद सर, मैं चुग साहब के पास जा रहा हूं। क्या कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है? क्या साउथ एशिया में कोई जंग छिड़ने वाली है? क्या ये युद्ध की तैयारी है? आखिर इतना पैसा देने का मतलब क्या? ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पैसे दिए थे चुग साहब। उसके बाद खरे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नमस्कार है जी। पहले तो जय भारत है। मैं पहले तो एक फिगर से शुरुआत करता हूं। जो अहमद साहब कह रहे हैं कि भारत का आईएमएफ के प्रति काफी लोन बकाया है, हमारा इस टाइम पे $0 बकाया लोन है टुवर्ड्स आईएमएफ। मेरे को लगता है इन्होंने अपनी आरएनडी पूरी नहीं करी। हमने आईएमएफ का पूरा लोन उतार चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने आईएमएफ से इस टाइम पे कुछ भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है। उनको अपने फिगर्स को चेक करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आईएमएफ बना क्यों? मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी इकोनॉमिक्स तो समझ आएगा पूरा जियो पॉलिटिक्स। क्योंकि आपका सवाल है ये ट्रंप, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वगैरह, इसको थोड़ा हिस्ट्री से समझते हैं। देखिए जी, ब्रेटन वुड्स 1945 में जब यूएस ने दिखा दिया कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने एंड किया, हालांकि उसने एंड नहीं किया था, मगर जापान तो ऑलरेडी सरेंडर करना चाहता था, जानबूझ के बॉम्बिंग करी, जर्मनी के ऊपर बॉम्बिंग करी, ताकि एक तरह से पूरा वर्चस्व आने वाले समय में हिस्ट्री में याद रहेगा कि हाँ जी यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म किया। डीप स्टेट जो पहले यूके से कंट्रोल करता था, उसने एक फ्रैक्शन यूएस में स्टैब्लिश किया एंड उन्होंने कंट्रोल किया करेंसी जो कि पाउंड था, उसको इन्होंने डॉलर बना दिया। एंड उसके लिए इन्होंने इंस्टीट्यूशंस बना दिए, यूनाइटेड नेशंस कह लो, डब्ल्यूएचओ कह लो, आईएमएफ कह लो। एंड आईएमएफ का पर्पस क्या था कि वहां डॉलर की करेंसी में पैसा देंगे जहां जहां हमें अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। वो नैरेटिव सोसाइटी का भी हो सकता है, सोसाइटी वीकन करने के लिए, जैसे कि एलजीबीटीक्यू, लेस्बियन, गे वगैरह जो आजकल फंडा चल रहा है, या कम्युनिज्म वाला भी हो सकता है, लेफ्टिज्म वाला भी हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी को वीकन करते करते मैं इकोनॉमी को भी वीकन करूंगा। अब इसी के तहत जो आईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, आईएमएफ एजेंडा की बात कर रहे हैं, हमें समझ आया, भारत को समझ आया कि आईएमएफ अपना एजेंडा वेस्टर्न वर्ल्ड का चला रहा है, इसलिए हमने आईएमएफ का लोन उतार दिया। हमने कहा भाई साहब तुम्हारा एजेंडा यहां नहीं चलेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी ऑनगोइंग चल रहा है जी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है, पैसे नहीं है, और वो करेंसी वही है जो डॉलर में है, इसलिए ये आईएमएफ के थ्रू रूटिंग होती है। टाइमिंग मैं भी थोड़ी देर बाद आता हूं।
मगर ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो ईएफ फैसिलिटी है, या जो हम बात कर रहे हैं, इवन इनको जो 1.4 बिलियन डॉलर मिला है अभी रिसेंटली रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड, जो नॉर्मली क्लाइमेट चेंजेस के कारण दिया जाता है या एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के कारण दिया जाता है, वो भी पाकिस्तान को दिया गया है। एंड इसका लिंकेज मैं यूं करना चाह रहा हूं कि 9/11 का जब अटैक हुआ था तो बुश साहब ने एक स्टेटमेंट कही थी कि हमारी जो वॉर है अगेंस्ट टेरर ग्रुप हैविंग ग्लोबल रीच, जो कि सिवाज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इनका टारगेट अल कायदा था, इनका कभी भी टारगेट लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद नहीं है। अब आते हैं कि जो पूरी ये जो गेम है, ट्रंप साहब के जितने भी कैबिनेट वाले लोग हैं, अगर आप देखेंगे, वो जॉर्ज सोरस के आदमी है। जॉर्ज सोरस एंटी भारत है, पॉइंट नंबर 1। यानी कि अगर उनके सारे कैबिनेट वाले लोग हैं ही एंटी भारत, तो सारी पॉलिसीज एंटी भारत ही चलेंगी। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ऑनगोइंग चल रहा है। सिर्फ यह है कि हमारी तरफ से स्ट्राइक नहीं चल रही, वो इंटरनल ऑलरेडी सफाया चल रहा है, जो कि इनको समझ आ रहा है लड़ने के लिए पैसे नहीं है, तो लड़ने के लिए पैसे वहां से दिए जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी जी के नेकलेस के बराबर है। ये मैं अहमद साहब को बताना चाह रहा हूं। इसका भी एक बड़ा मीडिया दिया गया था कि जो पूरी पाकिस्तान की जीडीपी है, सिर्फ नीता अंबानी का जो नेकलेस है वो उसके बराबर है। अब आते हैं इसी का टाइमिंग। रशिया, पुतिन साहब भारत आए, बहुत कुछ आपस में बातचीत हुई, ब्रिक्स एज अ करेंसी को अनाउंस कर दिया 2026 में, यूनिट उसका नाम दिया गया। वहां पे यूएस बुखलाया हुआ है कि भाई अच्छा। और वैसे भी आप टाइमिंग देखें, 2023 में ये जो ईएफएफ फैसिलिटी है जब शुरू करी गई थी, वो तब करी गई थी जब रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाया था, यानी करेंसी एज अ वेपन यूज किया गया था। और भारत ने रशिया को हेल्प करने के लिए ऑयल खरीदारी, यानी कि हमारा जो ट्रेड होता था 3 से 5 बिलियन डॉलर का होता था, एंड धीरे धीरे करके एट प्रेजेंट 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो आप समझ सकते हैं टाइमिंग बहुत परफेक्ट रहती है हमेशा आईएमएफ की फंडिंग की पाकिस्तान के प्रति। जब जब हम उसको आर्म ट्विस्ट करते हैं, पिंच करते हैं, ट्रंप थोड़ा बुखला जाता है। और ट्रंप क्या, मैं कह रहा हूं पूरा यूएस बुखला जाता है, एंड यूएस में जो बैठा डीप स्टेट है बुखला जाता है। उसकी टाइमिंग इसलिए दोबारा वैसे ही पुतिन के आगमन से हुई। इसके ऊपर फिर दोबारा मौका देंगे तो मैं थोड़ा उसको और कोरिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो पूरा जो बड़ी पिक्चर है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ है। आईएमएफ का वर्चस्व खत्म होने की कोशिश पे है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आखिरी जो फड़फड़ाहट है, जब दिया बुझने लगता है, वो चल रहा है। इसमें एक और पॉइंट है, मैं वापस लौटूंगा पार्ट 2 के लिए आपके पास, उसको आप डिटेल में भी समझा दीजिएगा। अभी 2 दिन पहले के स्टेटमेंट पे जाइए। असीम मुनीर कह रहे थे कि आई थिंक कल की ही बात है, जब उन्होंने कहा कि भारत ने अगर कुछ किया तो हम बता देंगे, हमारे पास अब मेरे पास अब न्यूक पावर भी आ गया है, मेरे पास न्यूक्लियर कमांड भी है। और उसके बाद डायरेक्ट आईएमएफ का ये फंड रिलीज कर देना। एक तरफ आप एक सबसे बड़े लोकतंत्र को ओपनली थ्रेट कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, और उसके बाद आईएमएफ आपको फंड कर दे रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि साउथ एशिया में एक तो भारत की बढ़ती जीडीपी अमेरिका के सैंक्शंस के बावजूद, 50% के टैरिफ के बावजूद स्लो डाउन नहीं हो रही, और अमेरिका ऑलरेडी जो ट्रंप है वो डेड इकोनॉमी बता चुके हैं। तो मैं इस बात से आशंकित हूं कि कहीं पाकिस्तान को उकसाकर साउथ एशिया के रीजन में कहीं कोई बखेड़ा खड़ा करने की कवायद तो नहीं है। खरे सर, आपको क्या लगता है इस पर? उसके बाद मैं आ रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। खरे सर। जी 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 विवेक जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इरशाद साहब को अपने यहाँ की जो पत्रकार हैं आरजू मैम, उनकी बात सुनना चाहिए। देखिए, पत्रकार का पक्ष है, सरकार का विपक्ष। आरजू मैम काफी न्यूट्रल तरीके से इनको इनकी सच्चाई बता रही हैं। तो पहली बात, भारतीय पत्रकार या हमारी बात मत सुनिए, आप अपने ही देश के पत्रकार जो उस देश का भला चाहती हैं उनकी बात सुनिए, पहली बात। दूसरी बात, इतने लंबे समय से बार बार आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती है आईएमएफ से। इसके अलावा आप एफएटीएफ की भी ग्रे लिस्ट में जाते हैं, फिर खतरा मंडरा रहा है आपको उसमें ग्रे लिस्ट में जाने का। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा, इतने सारे पैसे आते हैं, आपको लगातार पैसे मिलते हैं, वो पैसे आपकी सेना पे अधिकांश खर्च होते हैं, आतंकवादियों पे खर्च होते हैं। सेना उससे विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ा रही है, वहां फ्लैट ले रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, करप्शन कर रही है। आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है, जो 14 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है, उसमें भी बहुत सारा पैसा सऊदी अरब का पार्क किया हुआ है केवल आपके बैंक में, वो भी एक्चुअल में आपका नहीं है। तो स्थिति को समझें, आप कहां पहुंच चुके हैं। और एक और, अगर इस स्थिति को विदेश में भी समझना है
तो आप पूछिए जो आपके पाकिस्तानी विदेश जाते हैं क्या हालत होती है। पाकिस्तान नाम बताने में भी उन्हें डर लगता है। कई ऐसे देश हैं जहां वो पाकिस्तान नहीं बोलते, अपने आप को एशियन या इंडियन बोलते हैं। ये आप पूछिए अपने पाकिस्तानी से। ये तो हालत है देश की। और आपकी जो आप सो कॉल्ड इमेज की बात कर रहे हैं, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, पाकिस्तान ने अगर इतने सालों में आपने डैम नहीं बनाए, आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप आज इस स्थिति में आ गए कि आपको अपनी जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय अलायंस है पीआईए उसे बेचने की स्थिति में आ गए, आपको उसके स्टेक बेचना पड़ रहे हैं। तो कहां डेवलपमेंट हो रहा है, भारत कहां पहुंच रहा है, आप कहां पहुंच रहे हैं? भारत से तो खैर कंपेयर करें ही मत। आप पहले अपने देश की स्थिति देखें। देखिए, मुंह छुपा लेने से शुतुरमुर्ग जैसा स्थिति नहीं बदलने वाली। स्थिति यह है कि हम दोनों साथ में स्टार्ट हुए थे 47 में। आज भारत कहां पहुंच चुका है? हम जब विश्व शक्ति की बात करते हैं तो भारत का उसमें नाम है, आपका कहीं खरे अता पता साहब नहीं है। आपकी आपके कोशिश, पड़ोसी देश खरे साहब आपकी अफगानिस्तान कोशिश को ही ले लीजिए, नाकाम आपके जाएगी, आज आपके दो बेकार पड़ोसी देशों जाएगी। के साथ आरजू काज़मी ऐसी कोशिशें बहुत कर चुकी हैं और पाकिस्तान की आवाम में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में रिफॉर्म चाहते हैं, वो भी कोशिश कर चुके हैं। कुछ नहीं होने वाला है। आर्मी जब तक टॉप पर है वहां कुछ नहीं बदलेगा, एक लाइन की बात है। दूसरी और बात, वैसे भी डोनाल्ड आर्मी के ट्रंप की जो ये पॉलिसी है इसको डिकोड करना जरूरी है। मैं बार बार साउथ एशिया की बात कर रहा हूं और जो सिचुएशन अभी बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं यहां केओस मचाने की कोशिश हो रही है। और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पाकिस्तान ने किसके लिए जंग नहीं लड़ी? नेटो के लिए लड़ा, अमेरिका के लिए लड़ा, रशिया के लिए लड़ा, जॉर्डन के लिए लड़ा। पाकिस्तान ने पैसे के लिए कहां लड़ाई नहीं की? आज अमेरिका अगर आईएमएफ से पैसे दे रहा है तो कल को वो गाजा के खिलाफ भी लड़ा। बिल्कुल सही बात है, और कल अभी को फिर भारत के जाने खिलाफ वाले फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। खाली वहां के, अच्छा वहां के आर्मी जनरल्स को पैसे चाहिए, बात खत्म हो गई, एक लाइन की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद को फंड कर रहे हैं। विवेक भाई, मैं इरशाद जी से एक चीज और भी कहूंगा हाँ। कि हम अगर न्यूट्रल तरीके से बैठ के इस पे विचार करें, जो आरजू जी बोल रही हैं और आपके बहुत सारे पत्रकार बोल रहे हैं, तो पाकिस्तानी आवाम को इस समय गरीबी से निकालने की जरूरत है। इतना महंगाई है, इतनी ज्यादा, अभी आपके यहाँ इतनी ज्यादा बाढ़ आई है, तो वास्तविक रूप से काम करने की जरूरत है। ये मिक्स करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप सच्चाई आपको फिर से जानना समझना पड़ेगा। और जिस तरह से आज आपकी स्थिति है, खरे साहब आपके सजेशंस का कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। आरजू काज़मी को नहीं सुन रहे तो आपको कहां सुन लेंगे भाई साहब? वो मैडम पाकिस्तान में रहकर खुद जद्दोजहद कर रही है, संघर्ष कर रही है, उनकी बात नहीं मानने को तैयार है, तो आप तो हिंदुस्तानी ठहरे भाई साहब। अभी हिम्मत आपको क्यों मान लेंगे? हिम्मत रखिए सुनने की। हाँ, इरशाद अहमद जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आरजू मैम आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए अभी आपके मेहमान बोल रहे थे कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में कहीं जाकर हम लेते हुए डरते हैं। खुदा की कसम, जब से सिंदूर में हराया, मैं चैलेंज करता हूं आप सबको, टोटल पैनलिस्ट जितने बैठे हैं, चलिए दुनिया के किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, मैं पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट दिखाऊंगा और आप इंडिया का दिखाइएगा। इज्जत देखिएगा किसको ज्यादा मिलेगी और जिल्लत किसको मिलेगी। ये मेरी बात नोट कर लीजिए और मैं इस पे हलफ उठाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी यूके गया हूं, जो इज्जत एहतराम मुझे वहां जाकर के मिला, ये आपकी हालत है आपके पासपोर्ट की। और ये मैं भी खुद एक बहुत फेमस हीरो, मुझे बोलने खरे जी एक करके मैं आ रहा हूँ। मैं आपके जरा मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपके मंत्री की आज गाड़ी चेक हुई है ब्रिटेन में विस्फोटक रखने के मामले में, जरा विजुअल दिखा दें इनको, तो इनको समझ आएगी इज्जत क्या है। पीसीआर से जरा रिक्वेस्ट है भैया, विजुअल लेके आइएगा प्लीज। उधर भी आता हूं, मुझे मैंने कहा था हिम्मत रखिएगा सुनने की, वो आपके अंदर नहीं है। आप इज्जत की बात करते हैं, मैं दिखा तो रहा हूं, अभी आपको देख लीजिए। आप सोच के लोग हैं, आप बुराई सोचते हैं हर वक्त। आरजू काज़मी जैसी लड़की हमारे यहाँ थोड़ी आपके मंत्री की गाड़ी चेक हुई है। आप कहते हैं पत्रकार हैं, अब ये पत्रकार हो और ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगी। अगर ये मुहिब्बे वतन हो तो हिंदुस्तान के चैनल पे आके मेरे पाकिस्तान की बदनामी करेंगी। ये ऐसे लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं आजकल हम लोग, और बुरे तरीके से कर रहे हैं। बीच में विजुअल रखिए, थ्रेट नहीं कर रहा हूं। इरशाद अहमद जी, आप आरजू काज़मी को छोड़ दीजिए, पहले मुझसे बात कीजिए। इरशाद अहमद जी, टॉक टू मी फर्स्ट। आप आरजू काज़मी से बाद में बात कीजिएगा, पहले मुझसे बात कीजिए। और ये लीजिए, मैंने आपके मंत्री की गाड़ी लगा दी है, इसका जवाब दे रहा हूं। इसको पुलिस चेक कर रही है, इसमें विस्फोटक रखे जाने का डर है, खतरा है। अभी देखिए कैसे चेकिंग होगी। ये इज्जत है आपकी, आप कह रहे हैं बड़ी इज्जत होगी मेरी। मैं आपको जवाब देता हूं। हाँ। ये कोई स्क्वाड के साथ नहीं है, एक प्राइवेट कार में है, तो वो चेक कर सकते हैं। अजीम लोग हैं, ब्रिटेन भी, अमेरिकन भी, सारे यूरोपियन भी।
ये अजीम लोग हैं। तो मंत्री की इज्जत कहां रही फिर? और वो AK-47 लेकर चेक कर रहे हैं किसी को, और ये अच्छा करते हैं कि हमें चेक करते हैं, आपको भी चेक करते हैं, हमें भी करते हैं। ये कोई अनोखा वाकया नहीं है कि अरे मंत्री को थोड़ी चेक करते हैं, मिनिस्टर को चेक कर लेंगे। आपकी गाड़ी को रोक लिया और उनको चेक कर लिया, तो इसका क्या हो गया? ये आप प्रोपेगेंडा अपना फैलाते हैं। मिनिस्टर की गाड़ी चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है मोहसिन दुनिया नकवी, में, कैसे चेकिंग हो रही है, किसको चेक कर रहे हैं, AK-47 लेके चेकिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, आपको भी। पूरी तो यही इज्जत रह गई हम आपकी। जाते हैं जब, तो सिक्योरिटी के लिए सबको करना चाहिए। आप मेरे मुल्क में आइए, आपको भी चेक करूंगा मैं आपके मुल्क में जाता हूं, मुझे पता है कि 2,000 रुपए दे के 10,000 रुपए दे के तो एंट्री करनी पड़ती है आपकी। आइए, वो जो पुलिस स्टेशन में जहां एंट्री करानी पड़ती है पाकिस्तानियों को जाकर के, आप तो रिश्वत लेते हैं। आप तो इतने घटिया तरीके से काम करते हैं। आपके मुल्क में मेहमान जाओ, आप रिश्वत लेके एंट्री देते हैं। आप मेरे मुल्क में आइए, खुदा की कसम कितनी इज्जत, कितने एहतराम से आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। मैं हिंदुस्तान जाता था, जब भी जाता था आपके उसके एजेंसी के ऑफिस में, वो रिश्वत लेते हैं। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं पाकिस्तान, आपके प्रोग्राम में एक में मैंने कहा था, मैं पाकिस्तान जब भी गया हूं, मैं फ्रैंकली, देखिए इरशाद अहमद जी, सुनिए ना मेरी बात, लेके गया हूं इंडियन एम्बेसी से, सुनिए मेरी बात, सुनिए। मैंने पैसे दे के रिश्वत दे, अरे भाई साहब सुन लीजिए एक सेकेंड। मैं कह रहा हूं मैं पाकिस्तान चला तो जाऊं, लेकिन समझ में नहीं आता ना, वो कोई शरीर पर बम बांध के और खुद को फाड़ ले तो फिर मैं भी फट जाऊं उसमें। तो पाकिस्तान का ये कैरेक्टर है, मुझे डर लगता है, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। बात सीधी सी बात है। मैं किसी आतंकवादी हमले का शिकार नहीं होना चाहता, इसलिए नहीं जाना चाहता पाकिस्तान में इसी साल इतने आतंकवादी हमले हुए कि आपके 3,500 से 4,000 लोग हलाक हुए हैं उसमें। 3,500 से 4,000 कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को IMF से पैसा मिल जाता है। इसलिए मिलता है कि अजीम मुल्क है पाकिस्तान। सिंदूर के बाद अजीम मुल्क, मजीद अजीम से अजीम तर बनाया मेरे मतलब हाफिज आसिम जेब में कुछ हो ना हो, पाकिस्तान को पूरी इरशाद अहमद भाई, बनाया। जेब में कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस आपके जैसा होना चाहिए, ये बात तो मैं मानूंगा कम से कम। IMF से लोन भी ना ले, और नहीं, खाली जेब में भी ये कॉन्फिडेंस जो है ना आपका, कमाल का कॉन्फिडेंस है। मतलब मैं ये बात तो मानूंगा, दाद देनी पड़ेगी आपकी, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस है आपका, कोई भी आप पर यकीन कर लेगा। आरजू काजमी जी एक एक करके देखिए, अब आप पे भी एलिगेशन लगता है, और मेरी आपकी बहुत लंबे समय से बातचीत होती रही, आप लंबे समय से मेरे डिबेट में आती रही हैं। पाकिस्तान की आवाम से कोई गिला नहीं। पाकिस्तान की आवाम आज भी, जो हम उनके वीडियोस देखते हैं उसमें हम आज भी देखते हैं कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे पटरी पर आए। लेकिन जब वहां के फील्ड मार्शल कहते हैं कि भारतीयों से मुकाबला करना है युद्ध के मैदान में, अब हमारे पास न्यूक्लियर कमांड है और उनको IMF से फंड होता है, भी ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी फंड हुआ, और उसमें से एक बड़ी राशि उन लोगों की तरफ गई, 300 करोड़ रुपए देने की बात कही गई मसूद अजहर एंड फैमिली को। तो फिर यह सवाल इंटरनेशनली उठता है कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, जो दुनिया के लोकतंत्र का खुद को रक्षक कहता है, उसकी बात पर कैसे यकीन कर लें? देखिए, सबसे पहले तो आपने वो मौलाना मसूद अजहर का जिक्र किया, तो वो चाहे ये मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो और दूसरे, एक लंबी लिस्ट है टेररिस्ट की जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं, UN में उनका नाम तक है, लेकिन अगर आप किसी से पाकिस्तान में पूछें तो वो कहेंगे कि ये तो टेररिस्ट है ही नहीं। तो जिनको हम टेररिस्ट मान ही नहीं रहे, तो उनके ऊपर किसी तरह की भी सैंक्शंस को कैसे मान लेंगे? जहाँ तक IMF की बात है, या जहाँ तक फील्ड मार्शल का आपने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि हम फिर भारत से लड़ेंगे तो इस तरह जवाब देंगे, उस तरह जवाब देंगे, तो वो और क्या करें? जाहिर है उनको अपने आप को भी डिफेंड करना है कि जी वो फील्ड मार्शल क्यों बन गए, जबकि फील्ड पे तो कोई लड़ाई हुई नहीं है। सारी लड़ाई तो हमने हमारी एयरफोर्स ने की है। लेकिन जाहिर है जब आप एक आदमी को इतना पावरफुल बना देते हैं, जो इससे पहले आपने ज़ियाउल हक को भी देखा, आपने जनरल परवेज मुशर्रफ को भी देखा, इसके अलावा भी कई डिक्टेटरशिप्स हमारे यहाँ आई हैं, तो उन्होंने जो है जिस तरह से मुल्क को बर्बाद किया है, तो अब अगर हम उसी तरफ खुद ही जाने को तैयार बैठी है हमारी इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि आपस में इनकी कोई यूनिटी दिखाई नहीं देती, तो जाहिर है यही होगा। जहाँ तक जो आप कह रहे ट्रंप की बात है, तो ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया और हमारा काम नहीं किया। उस बात का यहाँ कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ यही बताया जाता है कि ट्रंप कह रहा है इतने जहाज गिरा दिए, उतने जहाज गिरा दिए, और ये बात इनको खुद पता नहीं होती। ट्रंप बताता है तो इनको वो फिगर याद आ जाती है कि क्या हुआ था। यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, हमारे दोनों तरफ के जो बॉर्डर हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत,
उनके साथ हमारे टर्म्स ठीक हों ताकि ट्रेड चले, लोगों को जीने को मिले। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दुश्मनियां बढ़ाई जा रही हैं, बार बार न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है। जो भुट्टो साहब कह गए कि जी घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तो आज पब्लिक घास ही खा रही है। क्योंकि जब 50% से ज़्यादा पब्लिक जो है वो पावर्टी लाइन के नीचे चली गई होगी, तो वो जाहिर है घास ही खा रही होगी। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं सोचा जाता, नहीं देखा जाता। अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान को इस्तेमाल किया है, कभी भारत के लिए तो कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी ईरान के बिल्कुल लिए, सही बात। और ये इस्तेमाल होते आए हैं। इन्हें पैसा किस बात का मिल रहा है? इनको आईएमएफ पैसा क्यों दे रहा है? इनको आईएमएफ को अच्छे से पता है ये पैसा नहीं देंगे। कर्जा वापस करने के लिए मजीद कर्जा लिया जाता है, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका हमें इस्तेमाल करेगा, कभी भारत को आके दिखानी। जब आपने न्यूक्लियर वेपन बनाए तो फौरी तौर पे पाकिस्तान से भी न्यूक्लियर वेपन बनवा लिए गए। उसके बाद किसी दूसरी कंट्री को अमेरिका ने इजाजत नहीं दी। नहीं थी, तो बिल्कुल। जाहिर है कि वो इस रीजन में अपना होल्ड चाहता है, वो नहीं चाहता कि भारत या कोई दूसरा देश जो है वो आगे की तरफ बढ़े। उस अमेरिका को उसे रोकना है, और उसमें सबसे ज्यादा आसानी से वो हमें ही खरीद सकता है। और क्योंकि हमारे लोगों को आदत हो गई है, वो जो अफगान वॉर में पड़े उसके बाद तो इन्होंने काम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अब तो यही है कि जी ठीक है, अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल कर लो, उसके बाद जो है वो डॉलर आ जाएंगे, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिए, जैसे ज़ियाउल हक ने लिए। और उसके बाद पब्लिक का क्या है? पब्लिक जो है वो चीख चिल्ला के बैठ जाएगी। पब्लिक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर होता तो क्या इमरान खान के वक्त शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते, या जिस वक्त नवाज शरीफ का मैंडेट था तो क्या इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते? आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से हुकूमतें बनती हैं, किस तरह से गिराई जाती हैं, और किस तरह से उस आदमी को हटा दिया जाता है जिसका मैंडेट होता है, और उसको लाके बिठा देते हैं जिसको किसी ने एक वोट ना डाला हो। जब ये हाल है मुल्क का, और उसके बाद अगर हम ये कहें कि जी गलत हो रहा है, आप अपनी इज्जत खो रहे हैं, आप मुल्क को खराब कर रहे हैं, यहाँ पे तबाही आ रही है, तो इन लोगों को बुरा लग जाता है कि नहीं नहीं जी, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे बात कर दी। लेकिन असल बात यही है, जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, पाकिस्तान कभी ठीक नहीं हो पाएगा, कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अमनचुक जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके सिवा सर आपके पास आ रहा हूं। अमनचुक साहब, देखिए जी, हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रंप चाहता क्या है। देखिए, ट्रंप यूएसए को इन रियल सेंस यूके के क्लचेस से इंडिपेंडेंस दिलाना चाहता है। एंड मैं आपको यूं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने वाले समय में यूनाइटेड नहीं रहेगा। ये ट्रंप की एक तरह से कोशिश है। एंड आप देखेंगे आने वाले समय में जिस तरीके के सिविल अनरेस्ट होगा। अभी जो यूएस है वो साथ में एशिया में एक और चाइना नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना के साथ यूएस की एक शादी हुई जिसको मैं बोलता हूं चिमेरिका हुआ 1978 में डेंग जियोपिंग और जिमी कार्टर के बीच में। उसी को काउंटर करने, क्योंकि पर्पस क्या था कि यूएस ने कहा आउटसोर्स में इंडस्ट्री को चाइना को करता हूं, चाइना बनाएगा सस्ते दामों पे। और उसको दो चीजें बोली, वन चाइल्ड पॉलिसी, अपने आप पे तू डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा नहीं, दूसरा जो भी तू बनाएगा तू सिर्फ मेरे को बेचेगा, डब्ल्यूटीओ का तू मेंबर नहीं, यूएस आगे बेचेगा। बाद में फंस गया यूएस, क्योंकि चाइना को डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप मिल गई, और उसके बाद से यूएस का ट्रेड डेफिसिट शुरू हो गया। अब पॉइंट यह है, जब रशिया के ऊपर करेंसी एज अ वेपन यूज किया गया तो रशिया और चाइना की शादी होगी, जिसको मैं बोलता हूं चशिया हो गया। उसमें क्या हुआ, रशिया के पास कमोडिटीज है, नेचुरल गैस है, एनर्जी है, चाइना के पास प्रोडक्शन कैपेसिटीज है। अब चाइना और रशिया में क्या नहीं है? ट्रस्ट नहीं है जी, जो कि भारत और रशिया के बीच में है। अब ट्रंप को इसलिए आग लगी हुई है कि रीसेंट टाइम्स में जब से रशिया के अगेंस्ट ट्रंप चला है या यूएस चला है, रशिया और भारत, जिसको मैं बोलूंगा रस भारत, यानी रस भरा भारत, एक तरह से यह शादी हो गई है। अब इसमें आप देखें तो जब पुतिन साहब आए तो कोई ग्लोबल नॉइज क्रिएट नहीं किया कि S-500 खरीदेंगे, SU-50, वो बैकडोर पे सब कुछ चल रहा है। पर्पसफुली बात यह करी गई कि रशिया जो है वो कमोडिटी बेस्ड इकोनॉमी से वीजा पॉलिसी बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी बनाना चाहता है, और भारत को यह कहना चाहता है भाई तुम कहां वेस्टर्न वर्ल्ड में वीजा के चक्कर में पड़े हुए हो, तुम रशिया आ जाओ, एंड कुछ कैपेसिटीज बिल्डिंग हम भारत में कर लेते हैं और कुछ आप रशिया में कर दो, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम आपको देंगे, आप बनाइए जो बनाना है, एंड साथ में आपका ह्यूमन कैपिटल रशिया में आए। ये मैं इसलिए बार बार स्ट्रेस देके कह रहा हूं कि सुनना इसको ध्यान से, यूरो, पाउंड और डॉलर एक आज की डेट में करेंसी है, बैक्ड बाय कोई मनी नहीं है, इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू की जस्टिफिकेशन नहीं है, एक तरह से पॉलिटिकल या डिफेंस सुप्रीमेसी की जस्टिफिकेशन है बस, कि डंडे का जोर है इसलिए डॉलर एज अ कागज चल रहा है, पाउंड एज अ कागज चल रहा है। आप ध्यान से सोचें, ये जो कागज है इसके पीछे कुछ है ही नहीं, इकोनॉमिक डाउनफॉल पे है, पता नहीं गोल्ड है भी या नहीं है। तो
तो ये जो कागज का टुकड़ा है, तभी तो क्रिप्टो का राग लाप रहे ट्रंप भाई साहब, क्योंकि उनको पता है $38 ट्रिलियन का डेट, आज तक कभी यूएस ने सोचा ही नहीं था कि डेट वापस देना भी पड़ेगा। ये पूरी गेम के चक्कर में ये जो रस भारत वो जो कोलैबोरेशन हुआ है ना, उसके कारण आप देखें ट्रंप को ज्यादा आग इसलिए लगी कि ट्रंप बार बार कह रहा है टैरिफ $17 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी जी यूएस में। पॉइंट ये है, $17 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अगर यूएस में आ भी जाएगी, प्रोडक्शन कौन करेगा भाई? क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए मैन पावर चाहिए, वो उनके पास है नहीं। स्किल्ड लेबर चाहिए, वो उनके पास है नहीं। बिल्कुल। लेबर एट कंपीटिटिव प्राइस चाहिए, वो आधे है से नहीं। ज्यादा लोगों तो बाहर निकाल दिया उन्होंने, बचा कौन है वहां? वहां खेतों में काम करने के लिए लोग नहीं बचे, फसलें सड़ रही हैं खेतों में। इसलिए उनको यह है कि कुछ ना कुछ क्रिएट किया जाए साउथ एशिया में, ताकि भारत एंटेंगल्ड रहे, ताकि भारत नेक्स्ट चाइना ना बन जाए, और भारत और ये जो रशिया का जो रस भारत का जो कोलैबोरेशन है, उसमें भाई साहब परेशानी यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड की ना हो जाए। जी श्रीवास सर, सहमत हैं आप? देखो, कुछ एक बात तो उससे बिल्कुल सहमत हूँ, मगर एक चीज देखनी पड़ेगी। अमेरिका का ये सच्चाई है कि उसकी खुद की इकॉनमी करीब $31 ट्रिलियन की है और उसका डेट $37 बिलियन। तो ये तो है कि अमेरिका को सोचना पड़ेगा। मगर भारत के साथ जब आप देखते हो तो एक चीज देखनी पड़ती है कि भारत एक ऐसा देश है, अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है हमारा। हमारा जो ट्रेड $133 बिलियन का है, और जिसमें हम करीब करीब $97 बिलियन वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं और $40 बिलियन के करीब इंपोर्ट करते हैं। जब ये 50% टैरिफ जो लगाया है अमेरिका ने, वाकई वो हमको हर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैम, ज्वेलरी, लेदर गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स पे इफेक्ट हुआ है। हाँ, ये सच्चाई है। अब वो आपको पता है आज की न्यूज़ क्या है? वो राइस जो हम देते हैं, हम 28% वर्ल्ड का राइस बनाते हैं और हम 18% एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड की मार्केट। हम आज की तारीख में वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो कुछ और टैरिफ भी बढ़ा दे। तो जो अमेरिका है वो अपना फायदा देख रहा है, और मुझे लगता है कि उसके अंदर वो लार्जर पिक्चर मिस कर रहा है। अगर वो भारत के साथ इस प्रकार की ट्रीटमेंट करेगा, उसको बहुत नुकसान होने वाला अगले टाइम में। वो क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो हम डिस्काउंटेड रेट पे जो ऑयल ले रहे हैं उससे हमें फायदा हुआ है, और आज भारत और रूस और नजदीक आगे हैं। हम जो S-400 की बात हो रही है, ये सोचा कि अभी अनाउंस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ले नहीं रहे। ये चीजें अंडरस्टैंडिंग है, ये जान के अनाउंस नहीं किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को इसके साथ उनको बड़ा ऐसा लगता कि भारत और रूस बहुत नजदीक है। मगर हो क्या रहा है? 4 चीजें। S-400 की हम 3 रेजिमेंट खरीदेंगे, S-500 की जॉइंट प्रोडक्शन होगी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। इसके बाद जो Su-57 है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, वो भारत में बनेगा, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और हम F-35 नहीं खरीदेंगे। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं, सारे काम तो भारत अपनी तरक्की के लिए कर रहा है, अमेरिका को क्यों मिर्ची लगी है भाई? आप अपनी तरक्की देखिए। और पाकिस्तान एज अ प्रॉक्सी यूज होकर भी इतना खुश है। इरशाद भाई इतना खुश हो रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे बैठ के, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। भाई साहब को लग रहा है कि Su-57 पाकिस्तान में ही बन जाएगा। विवेक, मैं थोड़ा बताता हूं उसको क्यों मिर्ची लगी है। उसको लगता है कि ये जितना भी ट्रेड डेफिसिट है, जो $40-42 बिलियन, आप हमारे से LNG खरीदें और ऑयल खरीदें, प्लस हमारे से हथियार खरीदें। वो F-35 को पुश करने की कोशिश कर रहा है। F-35 2.5 गुना ज्यादा कॉस्टली है Su-57 से। वो ना हमको सोर्स कोड देते, ना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते। हम पागल हैं, हम आपसे खरीदेंगे जब आप हमारे को कोई अच्छी डील नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि अमेरिका के साथ जो डिफेंस डील करी है सिवात सर, मुझे लगता है पहले अमेरिका के साथ डिफेंस डील हुई है बहुत बड़ी भारत की। हाँ, हुई है हमारी। अभी देखो, C-17 ग्लो मास्टर हमने लिया है, आपसे C-13J हरकुलिस लिया, अपाचे अटैक कैप्टन लिया। अब बात हो रही है, हम कहीं ना कहीं स्ट्राइकर लेने की बात कर रहे हैं, जो कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। भारत चाहता है कि कुछ हथियार हम लें। हम देखो, भारत 80% हथियार खुद बना रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, हमारी पॉलिसी ये है। अभी आप बरमोस देखो, हमारी जॉइंट प्रोडक्शन है भारत और रूस की। आज उसको फिलीपीन ले रहा है, ले चुका, मलेशिया, इंडोनेशिया लेना चाहते हैं। अब तेजस की भी। इरशाद भाई आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इरशाद भाई। मैं ये कह रहा हूं कि जनरल सहवाज सर, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं। अभी आपने बहुत असला, बारूद, जहाज, टैंक गिनवाए, लेकिन जज्बा कहां से लाएंगे जो पाकिस्तान आर्मी के पास है, जो पाकिस्तान फोर्सेस के पास है? लड़ेंगे कैसे? इरशाद भाई एक सवाल का जवाब दीजिए, कितने राफेल मारे? दूर में आपको वो कितने राफेल गिराए? पूरी दुनिया से लिए हुए जहाज। इरशाद भाई कितने राफेल गिराए? आपके जहाज गिराए। अरे इरशाद अहमद जी, कितने राफेल, कितने जहाज गिराए?
कितने जहाज भाई गिराए? आपके मुल्क में घुस के मार के आए आपको। अरे भाई साहब, घर में कितने घुस गिराए के वही तो मार के पूछ रहा आए हूं। आपको शर्म है कोई नहीं आती है। अरे कितने गिराए इरशाद अहमद जी? पाकिस्तान जैसी ताकत कहां से 4, लाएंगे? 5, 6, 7, 8 तकबीर अल्लाह अकबर कहां से लाएंगे? अरे इरशाद अहमद जी, कितने जहाज गिराए? जनरल शेर दबंग जनरल कहां से लाएंगे आप, जो मजा चखाए दुश्मन को, जो घुस के मारे घर में? भाई साहब, आपका जनरल खुद ही युद्ध भी लड़ लेता है, खुद को फील्ड मार्शल बनवा लेता है, खुद को न्यूक्लियर कमांड का चीफ बना लेता है, और आपका जनरल खुद को विनर भी घोषित कर देता है। तो ऐसा जनरल आपको मुबारक हो। मैं जल्दी से खरे साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप लोगों में। नहीं, सच सुन लिया सर, बहुत सच सुन लिया, सच देख भी लिया, और आपको हमने पहचान भी लिया है बहुत करीने से, इसमें कोई दो राय नहीं है। खरे साहब का एक जल्दी से रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। खरे साहब। विवेक भाई, इरशाद सर में ये बीच बीच में कॉमेडी पंच मारने की भी काबिलियत बहुत अच्छी है, जो कि अच्छा माहौल बनाती है। मेरा ये कहना है कि इरशाद साहब, आरजू काज़मी जी की अगर आप पूरी बात ध्यान से सुन लें, वो एक देशभक्त हैं, वो पाकिस्तान का भला चाहती हैं, और अगर वो जो बात बोल रही सिर्फ उतनी सी सुन लें, हमारी बात ना भी सुने तो आपका काम हो जाए। लेकिन अब अगर बात यहां पे पहुंची हुई है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है, जरा आप देखें तो आपकी एयरलाइंस बिकने की कगार पे है, आईएमएफ भी आपको बहुत सारी कड़ी शर्तों के बाद लोन दे रहा है, तो आपकी स्थिति वैसे भी खराब हो चुकी है। वो शर्तें इस तरह की हैं कि टैक्स आपको बढ़ाने पड़ रहे हैं, हाहाकार कर रही है आपकी जनता, आपको बिजली और गैस के भी रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं, इसके अलावा सब्सिडी कम करना पड़ रही है। तो ये हालत में पहुंच चुके हैं आप। और विदेशों में क्या हालत है वो तो बात ही मत करें। आप ईमानदारी से अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की स्थिति सुधरेगी। आप अफगानिस्तान से लड़के बैठे हैं, उसके ऊपर बीजेपी में हेयर कर रहे हैं, ईरान से लड़के बैठे हैं, जिस देश को इस्तेमाल ईरान से लड़के बैठे हैं, जिस देश को इस्तेमाल होने की आदत रही है, इधर अफगानिस्तान से लड़के बैठे हैं, हमसे लड़के बैठे हैं, आप तीनों तरफ से इस्तेमाल होने वाले लोग हैं सर। ये खुद मुख्तार लोग नहीं है, ये इस्तेमाल होने वाले लोग हैं, ये इस्तेमाल होने में यकीन रखते हैं, ये कहते भी हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई आपके इन प्रोपेगेंडा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो आईएमएफ का जो ये अभी आपको मिला है, इससे थोड़े कबाब और चिकन कोरमा और बाकी चीज़ आप खा लीजिए, क्योंकि आपकी गति जो है वो सबको पता है कि आखिर क्या हो नहीं। अब पाकिस्तान जो है बाल्कनाइजेशन की तरफ पहुंच चुका है। मैं तो ये भी नहीं कर रहा हूं जा रहा, पहुंच चुका है। और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलेगी जब बलूचिस्तान अलग होगा और एक नया मुल्क बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में ममता बनर्जी की पार्टी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टीएमसी, ऑप्शन बी बीएमसी। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर व्हाट्सएप पर। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है प्रकाश, नोएडा उत्तर प्रदेश से। प्रकाश, बहुत बहुत बधाई आपको, जल्द ही इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा।